बांकीपुर की जनता की जीत है। लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार के पटना जिले की बांकीपुर सीट पर भाजपा को हराकर प्रशांत किशोर ने तो अगस्त क्रांति कर दी और नारा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार छोड़ो। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी तर्ज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। बिहार के पटना की बांकीपुर सीट पर जबरदस्त उलटफेर हो चुका है। हालांकि इस बात की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मजबूत रणनीतिक कौशल और प्रशांत किशोर की पिछले दिनों हुई हार के बीच तुलना करते हुए लोग कह रहे थे कि बांकीपुर जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। लेकिन बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है। जिस सीट को पिछले ही साल जाड़े में उसने 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी 20,000 वोटों से ज़्यादा से हार गई है। यानी जीत का अंतर साल भर के भीतर 70 से 80 हज़ार का हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो सोचिए कि सत्तारूढ़ पार्टी जिसने पहली बार बिहार में अपने दम पर सरकार बनाई, अपना मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके 6 महीने के भीतर ही उसे इतना बड़ा झटका लगा कि क्या कहें। तो आज इस एपिसोड में बांकीपुर उपचुनाव की हार के पीछे के कारणों और इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, इसका सबसे तेज विश्लेषण आप देखेंगे। तो बात कर लेते हैं कि प्रशांत किशोर ने आखिर ये उलटफेर किया कैसे। पहले तो बांकीपुर सीट के बारे में आपको बता दें। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, उस जिले के की ही ये विधानसभा है। पहले इसका नाम पटना पश्चिम हुआ करता था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद पटना पश्चिम का नाम बांकीपुर कर दिया गया। नितिन नवीन का परिवार यहाँ पिछले 9 चुनाव से राज कर रहा था। नितिन नवीन लगातार यहाँ 5 बार से विधायक रहे और उसके पहले यानी 2006 में वो पहली बार विधायक बने थे और राज्यसभा जाने तक यानी इस साल तक वो लगातार वहां से विधायक रहे, लगातार 5 बार। और इसके पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 1995 से लगातार विधायक थे। नवीन किशोर सिन्हा 2005 तक लगातार 4 बार विधायक रहे और 2005 के बाद जब उनका निधन हुआ, 2006 के उपचुनाव में नितिन नवीन वहां से विधायक चुने गए। तो इतनी मजबूत सीट, सवर्ण डोमिनेटेड सीट बांकीपुर के बारे में कहा जाता है। पढ़े लिखों की जो सबसे मजबूत सीटों में से एक है बांकीपुर, वहां भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर ने 20,000 से ज्यादा वोटों से उपचुनाव में हरा दिया। उपचुनाव के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि जनता क्यों विपक्ष का विधायक चुनना चाहेगी और इसीलिए उपचुनाव के नतीजे हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों बांकीपुर में। इतना बड़ा उलटफेर हाल फिलहाल बिहार में नहीं देखने को मिला था। इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा कारण तो बीजेपी के कैंडिडेट चयन को लेकर ही कहा जा रहा है। देखिए, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि पर ऐसा क्या प्रहार हो रहा था जिससे वो ऐसे ऐसे फैसले ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर से अभिषेक सिन्हा को कैंडिडेट बनाया था। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन नामांकन के 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया, क्योंकि उनके बारे में खबर आ गई कि उनके पिता चारा घोटाले में आरोपी रह चुके हैं। अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। किसी सत्ताधारी दल के लिए इससे बड़े आघात की बात क्या होगी कि उसका कैंडिडेट ही मैदान छोड़कर भाग जाए। खैर, कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला किया, जो प्रशांत किशोर से हार गए चुनाव में। नीरज कुमार सिन्हा का कोई बहुत पॉलिटिकल स्टेचर भाजपा में नहीं रहा है, मंडल अध्यक्ष रहे हैं और सीधे उनको उतारा गया। लेकिन नीरज कुमार की भी बुद्धि का पूरा दृश्य लोगों के सामने बहुत जल्द आ गया। नीरज कुमार ढंग से पत्रकारों के सवाल के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। तभी ये चर्चा चल पड़ी थी कि प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक रूप से इतने कुशल व्यक्ति के सामने क्या ये टिक पाएंगे। और एक बहुत बड़ा कारण कैंडिडेट को लेकर इस बात की चर्चा हो रही है कि शहरी और पढ़ी लिखी जनता के सामने 2 विकल्प थे, एक तेज तर्रार प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ जुबान लड़खड़ाते नीरज कुमार। किसे वो चुनेगी और प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता ने चुन लिया। लेकिन
सिर्फ यही एक कारण नहीं रहा। दूसरे कारण के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक थ्रेट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, और वो है जेडीयू समर्थकों का साथ ना आना। इस बात की बहुत तेज हवा बिहार से लेकर यूपी तक और दिल्ली तक है कि जेडीयू के काडर ने इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। जिस तरीके से भाजपा ने नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, उससे जेडीयू का काडर बिल्कुल भी खुश नहीं था। और भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाजपा कैंडिडेट का विरोध न किया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वोट देने भी नहीं निकले भाजपा को, और जेडीयू के काडर की नाराजगी की कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ी। और तो और, जिस समय बांकीपुर में वोटिंग हो रही थी, उस समय को याद करिए, अब से ज़्यादा दिन नहीं हुए, 3-4-5 दिन पहले की ही बात है। पूरे देश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने के चक्कर में सेंटीमेंट बीजेपी के अगेंस्ट बना हुआ था। जंतर मंतर हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो उसके असर के रूप में भी देखा जा रहा है। बाकी तो ये एक बड़ा तथ्य है ही है कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने और लड़वाने के लिए तो कोई समझाने बुझाने की जरूरत नहीं। भले ही बिहार विधानसभा के उपचुनाव में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, भले ही ज्यादातर कैंडिडेट उनके वो जमानत अपनी गंवा बैठे, उनकी जमानतें जब्त हो गई, लेकिन एक सीट पर प्रशांत किशोर को अपनी पूरी ताकत लगाने का मौका बांकीपुर में मिला, और उसका असर भी देखने को मिला कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति लगातार ये दावा करता हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने में, ममता बनर्जी की सरकार बनाने में, अमरिंदर सिंह की सरकार बनाने में उसने अपना इतना मजबूत कंधा लगाया हो, उसे एक सीट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी हो, ये भी समझने वाली बात है। खैर, तो ये सारे बिंदु जो हैं वो बांकीपुर में भाजपा की हार और प्रशांत किशोर की जीत के पीछे क्या कारण रहे, उसके बारे में लोगों के बीच में चर्चा है। लेकिन बिहार की राजनीति में इस चुनावी नतीजे का क्या असर होगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात तो यही कही जा रही कि भारतीय जनता पार्टी की हार और प्रशांत किशोर के उदय ने बिहार की राजनीति में अब त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना को प्रबल कर दिया है। देखिए, पिछले 3 दशकों से द्विपक्षीय मुकाबला हो रहा था बिहार में। एक तरफ लालू और उनके सहयोगी दल, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दल, या फिर साथ में नीतीश कुमार, लालू यादव और उनके सामने बाकी सारे दल। यानी नीतीश और लालू के बीच ही चुनावी टक्कर हुआ करती थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब बिहार में अगला विधानसभा का चुनाव होगा, तब तक प्रशांत किशोर इस तरह खड़े हो जाएंगे कि वो एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के रूप में दिखेंगे। लेकिन इससे भाजपा को फायदा हो गया या नुकसान? कहने वाले तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त इससे फायदा होगा, क्योंकि भाजपा के अगेंस्ट विपक्ष में जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी, जितने ज्यादा मजबूत लोग होंगे, उतना ही अच्छा होगा। विपक्ष यदि विखंडित होगा, तभी तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी। इस फॉर्मूले से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ दिख रहा है। तो इस बात की चर्चा भी है कि बिहार में अब एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी को लेकर जो प्रशांत किशोर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बातें उठा रहे हैं, उसकी वजह से सम्राट चौधरी पर भी कोई खतरा आ सकता है क्या? जब से सम्राट चौधरी को सीएम के पद पर बैठाया गया, तब से प्रशांत किशोर और दूसरे राजनीतिक दल ये बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जनता के मैंडेट को हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अपना जन समर्थन दिया था, मैंडेट दिया था, सम्राट चौधरी को नहीं दिया था। और प्रशांत किशोर तो ये भी कह रहे थे कि यदि बांकीपुर में भाजपा हार जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि सम्राट चौधरी के लिए जो बातें कहते रहे हैं कि उन्हें जन समर्थन नहीं मिला है विधानसभा के उपचुनाव में, फिर भी वो मुख्यमंत्री थोपे गए हैं, वो बात पूरी तरीके से सच हो जाएगी। लेकिन एक बात और चर्चा में बहुत तेज चल रही है, और वो क्या है? वो है ईवीएम को लेकर। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार को लेकर अब ये बात कह सकती है कि वो लोग कहाँ हैं जो ये कहा करते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी होती तो क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पार्टी हार जाती? तो क्या विपक्षी दलों का मुंह इससे बंद हो जाएगा? खुसुर फुसुर की चर्चा तो ये भी है कि ईवीएम पर कोई सवाल न उठे, इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट त्याग दी? इस लॉजिक में थोड़ा दम भी दिखाई देता है।
जिस पार्टी के पास नेताओं का खजाना हो, देश के सारे बड़े नेता जिसकी झोली में हो, वहां पर वो एक ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही है जिसे ढंग से सवालों के जवाब भी देने नहीं आता। एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करती है जिसका राजनीतिक इतिहास आरोप प्रत्यारोपों से घिरा हुआ, घपले घोटाले से घिरा हुआ हो। तो चर्चा तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर के लिए रेड कारपेट बिछा दिया बांकीपुर उपचुनाव के लिए, और इस तरीके से एक कमजोर कैंडिडेट उनके सामने दिया गया। तो ईवीएम की थियरी और भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष रूप से प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाने की थियरी, इन दो पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलें तो खड़ी होंगी, क्योंकि सत्ताधारी दल के लिए ये जरूरी होता है कि वो मुख्य चुनाव में भले हार जाए लेकिन कम से कम उपचुनाव तो ना हारे। हालांकि सत्ताधारी दल के उपचुनाव में हारने का ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में 303 सीटों के साथ यूपी में बनी थी, और साल भर के भीतर यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद साल भर के भीतर ही उपचुनाव हुए, और गोरखपुर की सीट जो कि योगी आदित्यनाथ की सीट थी, जहां से वो सांसद थे और 2017 में मुख्यमंत्री बन गए और उनके एमएलसी बन जाने से सीट खाली हुई और उस पर उपचुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य जो कि प्रयागराज की फूलपुर सीट से सांसद थे, डिप्टी सीएम और एमएलसी बन गए यूपी में, और वो सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो जिन स्थितियों का सामना सम्राट चौधरी इन दिनों कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों का सामना यूपी में योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। लेकिन क्या हुआ, इसका कोई बहुत फर्क न पार्टी पर देखने को मिला न सरकार पर देखने को मिला। तो सम्राट चौधरी इस एग्जाम्पल से इस दुख की घड़ी में थोड़े खुश हो सकते हैं। आप इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और राजनीतिक समीक्षा के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।